हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियोस में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो कि वनडे एग्जामिनेशन से जुड़ा होगा। आप लोगों की वनडे एग्जामिनेशन को लेकर के बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि सर कौन कौन से प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट होंगे और क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी, आपने देखा होगा कि कितने एग्ज़ाम्स आपके हाल ही में होने वाले भी हैं। 2025 के लास्ट तक बहुत सारे एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर अभी बहुत सारे एग्ज़ाम, जैसे वो एसएससी के लिए होगा, चाहे वो रेलवे के लिए हो, चाहे वो पुलिस के लिए होगा, इन तमाम वनडे एग्जामिनेशन को आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको जीएस के पोर्शन में जनरल साइंस के क्वेश्चन जो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जो कई बार यहाँ से आते हैं, आज हम उन्हीं चुनिंदे क्वेश्चनों को आपके सामने रखेंगे। और ये उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ कर जाते हैं तो बहुत सारे आपके फ़ायदे होने वाले हैं। तो बिल्कुल लेट किए हुए आइए, इसमें हम देखने वाले हैं जीएस पोर्शंस में। जीएस पोर्शन यानी दोस्तों जनरल साइंस, और भी उसमें स्पेशली आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको हम दिखाने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले प्रश्न आपके सामने होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि ये हर एक वनडे एग्जामिनेशन के लिए है, चाहे वो रेलवे को आप दे रहे हो, चाहे पुलिस के लिए दे रहे हो, चाहे एसएससी सीजीएल्स के लिए दे रहे हो, किसी भी एग्जाम को देंगे बिना साइंस के वो पेपर अधूरा माना जाता है, ठीक है ना। तो अब हम इस पोर्शन को, साइंस को मद्देनजर रखते हुए, इसमें सर्वप्रथम हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की बात करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न दिया है दोस्तों कि जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, है ना। यानी बायोलॉजी को सर्वप्रथम किसने बताया था, ये वर्ड किसने दिया। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि बायोलॉजी मतलब होता क्या। देखिए, बायो का मतलब क्या होता है, लॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। यानी कि लिविंग, जब आप लिविंग की बात करते हैं, लॉजी मतलब होता है जब आप इसमें अध्ययन की बात करते हैं, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम किसी लिविंग का अध्ययन करते हैं तो उसी को बायोलॉजी कहा जाता है। तो उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए होंगे दोस्तों। देखिए, इसमें दिया गया सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन है, ल्यूवेनहॉक साहब हैं, लेमार्क और टेवेरनस हैं, और हम देखेंगे सभी हैं। तो ज़रा आप दिमाग लगा के बताइएगा इसमें कि कौन से प्रश्न इसमें आपके हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट देखने को मिल सकता है। चलिए लगाइए दिमाग। तो देखिए, इस प्रश्न का जवाब होगा लेमार्क और ट्रेवेरनस साहब। ये जो है बहुत ही सुटेबल इसका आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले दोस्तों बायोलॉजी यानी कि बायो प्लस लॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसके बारे में बताया। और बताया कि किसी भी जीव को या किसी भी लिविंग्स का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस लिविंग्स के अध्ययन को जिस विज्ञान के जिस शाखा में पढ़ा जाता है उसी का नाम होता है बायोलॉजी। वहीं पर आप जब बात करते हैं यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन साहब, तो रॉबर्ट ब्राउन को आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह से केंद्रक की सबसे पहली खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये वही केंद्रक माना जाता है जो किसी भी सेल जो होते हैं, जो कोशिकाएं होते हैं, उस कोशिका का जो बीचों बीच में एक भाग होता है, जो इम्पॉर्टेंट भाग होता है, इसको कहा जाता है केंद्रक। तो केंद्रक की खोज सबसे पहले किसने किया था, तो आप देख सकते हैं किस तरह से रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किया था। समझ में आई बातें। अब यही केंद्रक हमारा क्या कहलाता है, इस केंद्रक को हम कहते हैं कोशिका का दिमाग कहा जाता है, यानी ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि पूरी की पूरी कोशिकाओं में जितने भी शारीरिक उसकी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उन सब चीज़ों को मैनेज करने का, यानी उसको कह सकते हैं अच्छे सुचारू ढंग से चलाने की जिम्मेदारी केंद्रक के पास होती है। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कोशिका कहा जाता है या कोशिका का दिमाग कहा जाता है। समझ में आया। चलिए, जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताता चल रहा हूँ। फिर देखेंगे दोस्तों, इसमें दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है कि कोशिका का पावर हाउस या श्वसन स्थल किसे कहा जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जान लीजिए। ये तो बिल्कुल कतई जहर सवाल है जो आपके कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कोशिका का अंग होता है। जैसे कोशिका जो होता है आपको पता हो गया, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे जो अंग होते हैं उसी को कोशिकांग कहा जाता है। तो वह कोशिकांग जो है, कौन सा ऐसा कोशिका का भाग होगा जिसको हम पावर हाउस कहते हैं। हम जानते हैं, कहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ पावर कट गया, लाइट कट गया, तो पावर हाउस पे चले जाओ। क्यों कहते हो, क्योंकि सारा का सारा जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो पावर है, जनरेट वहीं से होता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में कोशिकाओं का कुछ ऐसा भाग है जहाँ से ऊर्जा जनरेट होती है, उसमें ऊर्जा निकलती है। तो उसका नाम क्या है दोस्तों, तो आपके सामने पड़ा हुआ ऑप्शन देखिए, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक है और लाइसोसोम है। तो इसमें सबसे सुटेबल आंसर बताइए।
देखिए माइटोकांड्रिया। दोस्तों माइटोकांड्रिया आप जानते हैं कि दोहरी मेम्ब्रेन की बनी होती है। इसके अंदर आप देखेंगे बाहर वाली तो छिद्रित होती है और अंदर वाला क्या होता है, क्षेत्र जिसका होता है काफ़ी फोल्डेड होता है, जिसको हम लोग क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। उसी क्रिस्टी पे क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। और किसका ऑक्सीडेशन होता है, भोजन का, फूड का। यानी यहाँ पर हमारा जो भोजन होता है उस भोजन का क्या होता है, टूट जाता है ये हमारा फूड। किसके साथ मिल जाता है, तो जब आप सांस लेते हो तो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आता है। आप सुने होंगे कि श्वसन करते हो, तो श्वसन में क्या करते हो आप लोग, श्वसन में O2 को अंदर लेते हो और CO2 को बाहर निकालते हो। तब जो O2 अंदर आता है वो आपके द्वारा खाए गए जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनके साथ मिलता है और मिल करके उसको छोटे छोटे रूपों में क्या करता है, तोड़ देता है। और जब उसको तोड़ता है तो वहाँ से ऊर्जा निकलती है। वह ऊर्जा कहाँ से निकलती है, तो माइटोकांड्रिया पे ही निकलती है। इस वजह से हम कहते हैं कि माइटोकांड्रिया हमारा क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन अंग कहते हैं। यहाँ पर श्वसन क्या होता है, वहीं पे कंप्लीट रूप से माना ही जाता है। समझ में ये बातें हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अगला देखेंगे, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। देखिए कोशिका झिल्ली मतलब आप यानी हम कहते हैं जो हमारी सेल के अंदर मेम्ब्रेन होती है वो कैसे बनी होती है। देखिए ये हमारा अर्धपारगम होगा, अपारगम होगा, कि पूर्ण पारगम होगा, कि सभी होंगे। तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे सुइटेबल स्थान आपको क्या मिलेगा, कौन सा ऑप्शन मिलेगा, अर्धपारगम होगा। यानी ये कैसा होता है, तो ये हम बताएंगे कि किस तरह से अर्धपारगमता के रूप में कार्य करता है। अर्थात हम बता देंगे कि ये हमारा क्या करता है, यहाँ पर जैसे मान लो कि ये सेल है और सेल के अगर अगल बगल आप देखेंगे तो ये जो मेम्ब्रेन पाई जाती है ये कैसी होती है, तो ये हमारी अर्धपारगम है। अर्थात जो इस सेल के लिए मान लो यहाँ से बाहर से आपने जो भी खाना खाया है, मान लीजिए उसमें खाने में प्रोटीन है, मान लो खाने में विटामिन है, साथ ही साथ बहुत छोटे छोटे हमारे पास क्या आते हैं, जीव चले आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि बहुत छोटे इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े होते हैं, गलती से चले जाते हैं। तो ये जब सेल के अंदर जाएगा तो ये हमारे लिए नुकसान करेगा, हमें रोग और ज़्यादा परेशान कर देगा। तो ये हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, यानी ये मेम्ब्रेन जिसका नाम क्या है अभी आपने बताया, कोशिका झिल्ली, यानी ये झिल्ली इसको रोक देगी। ये कहेगी कि बेटा तुम मत आओ, इसके अंदर सेल के अंदर पहुंचने की सिर्फ और सिर्फ गुंजाइश उन्हीं की है जो इस व्यक्ति के शरीर के अंदर सेल में पहुंच कर उसको एक प्रकार से कुछ ना कुछ फ़ायदा करे। तुम आओगे तो नुकसान करोगे। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्थात ये परमेबल करेगा, छानेगा और ये डिसाइड करेगा कि सेल के लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है, उस हिसाब से इसको अंदर भेजेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये क्या होता है, किस रूप में होता है, तुम्हारा ये अर्धपारगम होता है। समझ में आई बात है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। अब प्रश्न आता है दोस्तों, जैसे कहते हैं कि अभी हम अपन आत्मदाह कर लेंगे। आत्मदाह मतलब अपनी खुद की दाह कर लेना, अपनी पूरी देह को क्या करना, ख़त्म कर देना। तो ये जब हम कहते हैं दूसरों के लिए सुसाइड के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। आत्मदाह मतलब ये हो गया दोस्तों कि आत्मघाती का मतलब होता है कि जिस कोशिका में अपने ही कोशिका को समाप्त कर देता है। तो वो ऐसा कौन सा अंग होगा, तो आप देख सकते हैं लाइसोसोम, प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया, सभी। तो इसमें ऑप्शन आता है आपका कौन सा, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्योंकि आत्मदाह की आत्मघाती थैली यही है, अपने ही सेल को क्या करना, नुकसान कर देती है। जब इसको स्टारवेशन महसूस होगा, भूख लगेगी, अपने ही सेल को झपाझप मार के क्या करेगी, खा लेगी। अब आप बताओ, दूसरी चीज़ इसके अंदर बड़े ही डेंजरस एंजाइम मौजूद होते हैं जो इसको लिटिक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद आप देखेंगे कि पूरा का पूरा सेल क्या होगा, नुकसान हो जाएगा और वह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ये अवस्थाएं देखने को मिलता है लाइसोसोम में। क्लियर है। प्रोटीन आप जानते होंगे कि प्रोटीन किससे बना है, अमीनो एसिड से बना रहता है और बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ करके प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन आपके शरीर में क्या करते हैं, बॉडी बिल्डिंग, शारीरिक की अलग अलग अंगों को क्या करते हैं, बनाने में और उसको निर्मित करने में मदद होता है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया आपने देख ही लिया है किस प्रकार से ऊर्जा का एक घर होता है जिसके अंदर से ही ऊर्जा बनती है और ऊर्जा यहीं से हर
एक अंग में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर ये ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही होगी? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे इसमें बेटा, कोशिका का सिद्धांत यानी सेल की थ्योरी किसने दी है ये पूछना है। तो सेल की थ्योरी किसने दी है? स्लाइडन एंड स्वान है, ल्यूवेनहॉक साहब हैं इसमें, रॉबर्ट हुक है और कोई नहीं है। तो दोस्तों इसमें सबसे सुटेबल जो आंसर इसका माना जाएगा स्लाइडन एंड स्वान साहब है। इन्होंने बताया था किसी ने एनिमल्स में और एक प्लांट्स के केसेस में कि जो सेल होता है उसकी थ्योरी क्या है, कैसे नए सेल पुराने सेल से ही बन जाते हैं, यानी कि न्यू सेल का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल से हो जाता है। और यहीं पर बताया गया वर्चू का भी बहुत बड़ा इसी में एक वैज्ञानिक थे जिसका योगदान होता है। एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम है पुरकिंजे। उन्होंने कहा कि जो भी सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है उसकी खोज सबसे पहले, यानी प्रोटोप्लाज्म की खोज अगर पूछा जाएगा तो कह देना पुरकिंजे ने किया था। अब ज़रूरी ये है कि सेल थ्योरी ये इम्पॉर्टेंट है, किसने खोजा? स्लाइडन एंड स्वान। समझ में आया? बाकी इन सब का इसमें कोई भी योगदान नहीं है, ठीक है ना। अभी रॉबर्ट हुक भी आएंगे इसमें। रॉबर्ट हुक एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले कोशिका की क्या की थी बेटा? खोज की थी। कोशिका की खोज करना यानी कोशिका हमारे लिए क्या है? एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक मतलब जो हमारे शरीर को एक संरचना देता है, जो हम आप जैसे दिखते हैं ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, इसी को संरचनात्मक कहा जाता है। जो आप कार्य करते हो यानी वो आपकी कार्यात्मक है अर्थात फंक्शनल होती है। तो ये दोनों यूनिट को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका का एक रूप होता है, जिसको सबसे पहले 1665 में किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने खोजा था, जो कि मधुमक्खी के छत्ते की नुमा एक संरचना दिखाई पड़ी जिसका नाम इन्होंने दे दिया कि ये सेल होता। हालांकि सेल की खोज जब रॉबर्ट हुक ने किया था तो वो कैसा था? वो हमारा डेड सेल था, क्योंकि पौधे से ही पौधे की छाल से निकाला गया था। लेकिन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब जो थे इन्होंने सबसे पहली मर्तबा लिविंग सेल की खोज की थी। ये ध्यान देना है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी बताई? माइकोप्लाज्मा का नाम दे दिया था, जो कि कैसा था? PPLO के नाम से जाना जाता था, यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़े सेल का नाम कौन था? तो हमारा कौन सा था? ऑस्ट्रिच एग का नाम दिया गया था। क्या यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से प्रश्न जान लीजिए आने के पूरी की पूरी चांसेस होते हैं। मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ जो और भी एक्स्ट्रा ज्ञान इसमें है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। क्या समझ में आ रही बातें? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपको कुछ और इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। हाँ भाइयों, तो देखिए इसमें रुधिर, अब कुछ मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे ब्रांच होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ हम अध्ययन करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ स्टडी किया जाता है। ऐसे कुछ ब्रांचेस आप देख सकते हैं कि वनडे एग्जामिनेशन के अंतर्गत साइंस वाला जो भाग होता है वहाँ से बहुत सारे ऐसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए जैसे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही चुनिंदे प्रश्न जो आ चुके हैं अलग अलग एग्ज़ाम में, वहाँ से लेकर के मैं आपके सामने दे रहा हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों रुधिर का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ ब्लड, खून का जब आप अध्ययन करते हैं तो उसको किस ब्रांच में किया जाता है? बायोलॉजी का या विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो उसका नाम होता है हीमेटोलॉजी। नाम ध्यान दीजिएगा, हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी, लॉजी शब्द का मतलब है अध्ययन, ठीक है। अगला देखो, अब आता है सोरेनसन ने क्या किया था? तो सोरेनसन ने पीएच की खोज की थी। देखिए दोस्तों, पीएच जो होता है एक स्केल है, एक मात्रा है, यानी इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। जो आप देखेंगे तो लगभग कहाँ तक होता है? 14 तक इसका रैंक होता है। 7 पर जो होता है क्या होता है? ये ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है। बाकी एक से लगा के इस साइड में जितने होते हैं ये सब एसिडिक हैं, इधर वाले सब क्या बन जाते हैं? बेसिक हो जाते हैं। यानी जैसे आप नींबू खाते हो, आम खाते हो, अचार खाते हो तो खट्टा होता है, तो ये एसिडिक है, यानी इनका पीएच क्या होगा? इस 7 से पहले ही होगा कोई ना कोई, ठीक है ना। जैसे हमारा जो ब्लड होता है वो 7.4 इसका बेस होता है ये, ठीक है ना। तो बेसिक होता है क्योंकि 7 से ऊपर चला गया, तो ये हमारा क्या है? बेसिक है। एक
नॉर्मल व्यक्ति के अंदर आप देखेंगे तो 5 से 6 लीटर खून मारा जाता है, ये पाया जाता है। और ये जो 7 होता है ये कहता है कि ना मैं एसिड हूँ ना मैं बेस, यानी ना मैं अम्ल हूँ ना मैं क्षार हूँ, मुझे बल भर पियो, खाओ, एंजॉय करो। जैसे पानी, अब पानी सोचो अम्लीय होता तो कोई पीता नहीं, पानी क्षारीय होता कड़वा होता तो भी कोई नहीं पीता। तो इसीलिए नेचर ने कहा कि ना तुम अम्ल बनोगे ना तुम क्षार बनोगे, तुम न्यूट्रल रहोगे, उदासीन रहोगे। तो क्या पीएच मतलब समझ में आया जो सोरेनसन ने बताया था। चलिए आगे देखेंगे सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में आपको ये जानकारी रखना है बेटा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेशम के कीट का पालन किया जाता है, ठीक है ना भाइयों। रेशम कीट का पालन करते हैं बायोलॉजी के या विज्ञान के किस ब्रांच में, किस शाखा में, तो नाम है सेरीकल्चर। वहीं पर एपीकल्चर अगर आ जाता है तो कह देना मधुमक्खी जो भन 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 उड़ते हैं, शहद मिलता है, मोम मिलता है, तो मज़ा ही मज़ा है। गांव में ये सब ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये किस में आते हैं, एपीकल्चर जैसे ब्रांच में इसको हम पढ़ते हैं। क्या मामला क्लियर बेटा। आगे देखो माइकोलॉजी कहता है कि इसमें क्या अध्ययन होगा, तो इसमें कवक का अध्ययन होगा, जिसके इंग्लिश लिख लेना फंगस कहा जाता है। इसको क्या होता है, ये फंगस। आप सुनते होंगे कि यहाँ ये तो ब्रेड में फंगस लग गया है, ये फंगस लग गया या फंगल डिजीज़ हो गया, रोग हो गया, दाद खाद खुजली, जो आप खचर 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 खुजली करते हो, ये फंगस के द्वारा होता है। हालांकि इसकी बहुत सारी जो है इसकी स्पीसीज होती हैं, तो वो कौन कौन से हैं जनरा में, तो वो आगे जब पढ़ेंगे आप, और आगे पढ़ाऊँगा थोड़ा डिटेल करके, तब बताएंगे कि कौन कौन से उसमें हैं। चाहे वो एपिडर्मोफाइटन होगा चाहे ट्राइकोफाइटन होगा, वो सारी अलग बात होगी। हालांकि यहाँ समझना है कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो हम बताएंगे कवक का। अच्छा, इसके पास क्या होता है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, हरित लवक नहीं होता है, जिससे ये भोजन अपना नहीं बना पाता है, ये भी ध्यान दीजिए। इसीलिए ये हमेशा शैवाल के साथ दोस्ती कर देता है, और पहला पहला जब प्यार करेगा शैवाल के साथ, तब ये बना देगा एक नया चीज़ जिसका नाम पड़ जाता है लाइकेन, कहा जाता है उसका नाम। और वो लाइकेन हमारा जो होता है वायुमंडल के अंतर्गत जितने भी प्रदूषण निकलते हैं उसका अच्छा सूचक होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ये कवक हो गया माइकोलॉजी में। फिर देखेंगे ऑर्निथोलॉजी में, आप जान गए होंगे ऑर्निथो मतलब पक्षी, यानी बर्ड का अध्ययन, जब इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। एंटिमोलॉजी, आप नाम सुनो, एंटी ना समझो, अंटी एंट मतलब चींटी, तो इसमें इंसेक्ट का अध्ययन करते हो तुम। तो एंटेमोलॉजी में क्या होता है बेटा, तो बताना हम इंसेक्ट का अध्ययन करते हैं। समझ में आई भैया। अगला देखो हार्टिकल्चर, कहते हैं ना बड़ा हार्ट है भैया, बड़ा हार्ड ज़मीनिया है। तो ये हार्टिकल्चर जो तुम कहते हो ये बागवानी की बात करते हैं, तो बागवानी का जब आप बात करते हो तो उसको हार्टिकल्चर कहा जाता है, ठीक है ना। आगे देखो बीटी कल्चर। अब बीटी होता नाम है, सुनो, आप कहते हैं बीटी यानी अंगूर खाने की बात आप कर रहे हो, यानी ये बीटी कल्चर है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं बेटा, तो बताओ, बीटी कल्चर कहा जाता है। समझ में आया भाई। अगला देखो वर्मी कल्चर। वर्मी कहते हैं ना, वर्म बहुत छोटे छोटे कीड़े इसमें हैं, तो वर्मी कल्चर मतलब होता है केंचुआ। केंचुआ का जब आप पालन करते हो तो उसको बोलते हैं वर्मी कल्चर। और आपको पता होगा कि केंचुआ एक बहुत अच्छा फोय भी है और बहुत बेहतर नुकसान भी है। फोय माने दोस्त, किसानों का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, केंचुआ, क्योंकि मिट्टी के जो हार्ड जो उसमें पदार्थ होंगे उसको वो चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है एक सरल रूप में, जो कि मिट्टी क्या हो जाती है, नम हो जाती है, जिसकी वजह से किसानों के द्वारा बोए जाने वाले जो फसल होते हैं उसकी उत्पादकता क्या होती है, बढ़ जाती है। इसीलिए अच्छा दोस्त होता है। और दूसरा, लोग इसको फंसाते हैं जाले में और कटिया लगाने में, मछली को पकड़ने में भी क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो बेचारा वहाँ मारा जाता है, ठीक है ना, वो गलत होता है। फिर देखो फ्लोरिक कल्चर, जिसमें फूलों का अध्ययन जब तुम करते हो, फूल की बहुत बड़ी बागवान खेती बना देते हो, होता नहीं कि बहुत बड़े बड़े दूर दूर खेतों में फूल लगा, तो ये बोला जाता है फ्लोरिक कल्चर आप कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो साइटोलॉजी। कोशिका की खोज जब आप कोशिका का जब तुम अध्ययन करते हो तो उसको बोलते हो साइटोलॉजी। साइटो माने सेल, लॉजी माने अध्ययन, सेल का अध्ययन करना, साइटोलॉजी। ये वही सेल है जिसकी खोज रॉबर्ट हॉक ने किया था 1665 में। अभी मैंने बताया था मधुमक्खी के छत्ते की नुमा उसकी संरचना दिखाई पड़ी थी। फिर देखो भैया हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी माने तो ऊतक का अध्ययन करना। एक समूह जब बन जाता है, एक समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है ऊतक। तो ऐसे ऊतक की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है साइंस में, हिस्टोलॉजी कहते हैं। सर्पेंटोलॉजी माने सर्पो, सांप।
सांपों का जब यहाँ अध्ययन होता है तो हम बोलते हैं सर्पेंटोलॉजी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, बीनम होता है, जो जहर होता है, उस जहर को मारने के लिए जो हम रामबाण दवाई खाते हैं, लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, उसको बोलते हैं एंटी बीनम कहते हैं। समझ में आई बात। अगला देखो पोडोलॉजी। पोडो माने मिट्टी, पोडो माने पाँव पकड़ो, तो पोडो माने धरती के पाँव पकड़ो, तो पोडोलॉजी माने क्या हो गया, मिट्टी। समझ में आया ना, मिट्टी का अध्ययन। ओलरीकल्चर, सब्जी जो खाते हो चाम के ना, उस सब्जी की खेती जब तुम करते हो या उसका अध्ययन करते हो, तो हम या खेती करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, ओलरी कल्चर के नाम से जानते हैं। कार्डियोलॉजी, आप जानते हैं ना, कोई कार्डियोलॉजिस्ट से मिल लो, यानी किसी जो है हार्ट एंड दिल के डॉक्टर से मिलो, तो कार्डियोलॉजिस्ट माने होता है हृदय का जब अध्ययन किया जाता है, हृदय के जो विशेषज्ञ होते हैं तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। उसका जब हृदय का अध्ययन होता है जिस शाखा में, ब्रांच में, कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना। अगला देखो फिर दिया भैया सॉरी कल्चर। बोलते सॉरी 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 सॉरी। छिपकली जब काटती है किसी को तो सॉरी बोलना पड़ता है, नमक वमक पानी से नहाना पड़ता है नाली में छींट करके, तो सॉरी मतलब होता है सॉरी बोल दो जब छिपकली तुम्हारे ऊपर गिर पड़े। तो सॉरी कल्चर में किसका अध्ययन होता है, छिपकली का होता है। वहीं पर देखो फाइकोलॉजी। फाइको माने होता है कि जाओ, फाई 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 वाई फाई 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 करते हो, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, शैवाल के पास हरित लवक है, यानी इसमें सॉरी हरित मतलब क्लोरोप्लास्ट है। जब क्लोरोप्लास्ट है तो खाना अपना खुद ही बना लेगा ये, तो लोगों को कहेगा बाय बाय हाई फाई हाई फाई, तो इसलिए फाई फाई कहता है क्योंकि इसके पास फाइकोलॉजी होता है। तो शैवालों का अध्ययन किसमें करते हैं, फाइकोलॉजी। और यही शैवाल जब कवक के साथ मिल जाता था तो लाइकेन बना देता था, ध्यान देना। ये हो गया। ऑस्टियोलॉजी मतलब होता है जब आप अध्ययन करते हो अपने बोन्स का, अपने हड्डियों का अध्ययन जब करते हो तो क्या बोलते हैं उसको, हम बोन्स के नाम से अध्ययन किया जाता है तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। एक मनुष्य में क्या होता है, 206 हड्डियाँ होती, ध्यान देना इस बात को। बच्चों में थोड़ा ज़्यादा होती हैं, लगभग 300 के करीब में, लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो हड्डियाँ आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, फाइनली 206 हड्डी में क्या होती है, वो फिर परिवर्तित हो जाती हैं। क्या ये बात समझ में आई। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी लीजिए, फिर मैं 2-3 सवाल इंपॉर्टेंट और बच्चे उसको बता देता हूँ, फिर आज के सेशन को क्लोज करेंगे यहीं पर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए भाइयों, इसमें देखिए कुछ इम्पोर्टेंट लास्ट ये हमारा होगा, जिसमें देखिए दिया है कि प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है। अभी मैंने इससे पहले वाले भी क्वेश्चंस में बताया होगा आपको। फिर देखिए आपके पास ऑप्शन है कोशिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक। अब देखिए ये सब चीज़ें तो आपको खुद जानना है। पावर हाउस ऑप्शन है, लवक जो कि प्लास्टिक पौधे में ज़्यादा है, आपको सामने है। कोशिका आप जानते हैं सबसे स्मॉलेस्ट छोटी सी यूनिट है जो कि जीवन की संरचना के रूप में जानी जाती है। राइबोसोम एक प्रोटीन के फैक्ट्री के रूप में जानी जाती है। ठीक है ना। तो समझ में आया, राइबोसोम क्या करता है, एक प्रोटीन के फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में प्रोटीन को बनाने की जिम्मेदारी राइबोसोम के ही पास है। ठीक है, ये राइबोसोम ही है दोस्तों जो अमीनो एसिड से मिल करके खूब ज़्यादा प्रोटीन बना देता है। फिर हमारी बॉडी अलग अलग अंगों को बनाने के लिए ये क्या करता है, प्रोटीन को यूज करता है, प्रयोग करता है। फिर देखेंगे अगला प्रश्न है बेटा, इसमें क्या दिया है, केंद्रक की खोज किसने की है। देखिए क्या है, केंद्रक की खोज किसने किया है। आपके सामने क्या है, ए ऑप्शन पे है आपके सामने रॉबर्ट हुक, बी ऑप्शन पे आपके सामने है रॉबर्ट ब्राउन, सी ऑप्शन पे आपके सामने है स्टीवेंडा, और डी ऑप्शन में आपके सामने है फ्लेमिंग। अब आप खुद सोचिए कि रॉबर्ट केंद्रक, मैंने अभी कहा था कि केंद्रक कोशिका का दिमाग होता है भैया, क्योंकि शरीर के अलग अलग उपापचयी क्रियाओं को किस तरह से कंट्रोल करना है, रेगुलेट कैसे करना है, इसकी जिम्मेदारी कोशिका के अंदर बीचों बीच में पाए जाने वाला जो सॉलिड भाग होता है, जिसके विभाजन से ही शरीर की ग्रोथ होती है, ये कौन है, केंद्रक। किसने खोजा है, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, स्टीवेंडा। ये सब बताओ। स्टीवेंडा तो अपना जान लीजिए अलग अलग है, कौन माइटोकॉन्ड्रिया का है इसमें। देखिए ये सेल वाले हैं, और ये कौन है, ये रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर है भैया, ध्यान से देखिएगा इसको। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बेटा वो गुणसूत्र ना समझो कि जो है आप कहते हैं कि इनका गुणसूत्र इनहिबिटस है, तो गुणसूत्र जब तक बराबर नहीं होता है, जब तक शादी विवाह नहीं होता है, इसे ज़िंदगी की एक अंग है जो गुणसूत्र है। कितने होते हैं, 46 है, 23 है, 22 है, 48 है। अब प्रश्न बड़ा तगड़ा आ गया कि मास्टर साहब हमने तो सुना था 23 होता है, तो 23, लेकिन हमने प्रश्न क्या दिया है, बहुत बच्चे 23 पर लगा करके आंसर का उम्मीद करते हैं कि नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको 0 मिलेगा। प्रश्न पूछा कि मनुष्य के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, क्या मैंने गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या पूछा, नहीं, तब 23 काहे लगाओगे। तो आप जब तक नहीं है जोड़ा तब तक
46 इसका आंसर सही होगा। ध्यान दीजिएगा, एक धागे नुमा संरचना होती है जो क्रोमा माने कलरफुल होता है, ये गुणसूत्र ध्यान देना, कलरफुल एक आर्गन है जो हमारे उसी सेल में अंदर क्या होता है पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखना, फिर देखा केवल जंतु में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, तारक का या कोई नहीं। तो देखो भैया, कोशिका झिल्ली पौधे में, कहाँ पर ये प्लांट में और एनिमल में, दोनों में ही होता है। ध्यान से देखना, कोशिका भित्ति कहाँ पर है, प्लांट्स में, पौधे में ही होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी इसकी भित्तियाँ आपके सामने नजर आएंगी। तो ये हमारा प्लांट्स में। तारक काय जो होता है भैया, देखो तारक काय यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। ये हमारे शरीर में क्या करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है, यानी सेल के डिवीज़न में मदद करता है। तो ये हमारा तारकाय कहाँ पर होता है बेटा, तो बताओ इसमें कि केवल शरीर जंतु में पाया जाता है, क्योंकि इसी के बदौलत ही जान लीजिए कि हमारे शरीर में ग्रोथ होती है। ये हमारा जो ब्रेन का जो ये खोपड़ा जो है, उस खोपड़े में बहुत ज़्यादा तंत्रिका तंत्र पाई जाती है, जाल पड़ा होता है, उस जाल के अंदर विभाजन जल्दी नहीं होता क्योंकि इसमें ये नहीं पाया जाता है, और ये जब नहीं पाई जाएगी तो विभाजन होगा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि बबुआ जब भी तुम बाजार जाया करो, खोपड़ी पे हेलमेट जरूर लगाओ, चाहे कुछ पहनो चाहे ना पहन के जाओ, क्योंकि अगर यहाँ से फटे तो सब फट जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रोसोम तो है नहीं कि विभाजन करके नया फिर से नया खोपड़ा तैयार कर देगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इसी वजह से तारकाय जिम्मेदार है, जंतुओं के अंदर स्पेशल पाया जाता है, जो कि सेल डिवीजन में अपनी भूमिका निभाता है। फिर देखो दिया है कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल में नहीं पाया जाता। तो सबसे पहले तो जानो कि न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है। न्यूक्लिक अम्ल में ही आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। दोनों हमारे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जो कि पेंटोज शुगर का ही एक भाग होता है। एक डीएनए हमारा बहुत बहुलक होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड या पॉलीपेप्टाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, जिसमें क्या होता है 3 चीज़ें पाई जाती हैं। कौन कौन से हैं, शर्करा होगा, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन क्षारक होगा जो कि नाइट्रोजन बेस कहा जाता है, फास्फेट होता है जिसके वजह से फास्फेट या फास्फोरिक एसिड। इसी के बदौलत डीएनए पर हमेशा निगेटिव चार्ज होता है। ध्यान देना, पूछा जाता है कि डीएनए पर ऋणात्मक पावर है कि धनात्मक है, ऋणात्मक है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो बताना है कि नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें फास्फेट पाया जाता है। तो यानी ये वाला नहीं है, तो हमारा पोटेशियम इसका भाग नहीं है डीएनए का, ठीक है। समझिए अगला लास्ट प्रश्न है, रक्त हमारा लाल होता है क्यों। क्योंकि आपके पास हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है कि शर्करा है। देखिए तो इसमें हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ध्यान देना, हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन की बदौलत से बेटा हमारा जो खून है लाल लाल होता है, जबकि आप देखेंगे चींटियों में सब नहीं पाया जाता, इस वजह से वहाँ लाल वाल कुछ नहीं होता है, पंछा पीला पानी की तरह निकलता है। तो हीमोग्लोबिन जिम्मेदार है, लाल तरल पदार्थ के रूप में जाना जाता है। रक्त होता क्या है, तो रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ऊतक होता है, जो शरीर के अलग अलग अंगों को आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। क्लियर है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि इतने प्रश्न जो इम्पोर्टेंट मैंने बताए हैं आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस के अच्छे आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे बेटा। वीडियो को जो बच्चे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ से आपको ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के, फिजिक्स के क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में मिलते रहेंगे। चलिए भाइयों, फिर आप लोग इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके सामने दिया गया है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार आपका।